हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड मूवी मलिग्नेंट का ब्रेकडाउन, जिसका वेट हम पिछले 2 सालों से कर रहे थे। और वो इसलिए क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन। हॉरर में उनका कितना बड़ा नाम है ये तो आप जानते ही हो, और वो कभी भी एक तरह की मूवी से सेटल नहीं होते। तो आज हम देखेंगे कि इस बार वो क्या नया लेकर आए हैं अपने फैंस के लिए। मलिग्नेंट का मतलब होता है हानिकारक या फिर घातक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ही मूवी देख लो, क्योंकि आप इसे मिस नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट 2 सालों का वेट है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1993 में सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल में। हम देखते हैं डॉक्टर वीवर को, जो कि एक बयान रिकॉर्ड कर रही है गैब्रियल नाम के एक पेशेंट के बारे में। वो कह रही है कि गैब्रियल और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे काबू नहीं कर पाएंगे। तभी एक गार्ड आकर उसे कहता है कि गैब्रियल फिर से बाहर निकल आया। वो जाकर देखते हैं कि गैब्रियल एक एक करके स्टाफ को जान से मार रहा था। यहाँ पर डॉक्टर वीवर के साथ है डॉक्टर विक्टर फील्ड्स और डॉक्टर जॉन ग्रेगरी, लेकिन गैब्रियल किसी के भी काबू नहीं आ रहा। वो सभी उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान है। गार्ड उसे बेहोश करने जाता है, लेकिन वो उसका हाथ तोड़ देता है। तभी वहाँ की सारी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं। तब डॉक्टर वीवर ही आगे बढ़कर उसे बेहोश करती है और हम देखते हैं कि कितनी बेरहमी से उसने पूरे स्टाफ को मार डाला। वो गैब्रियल को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसके पैर देखकर हमें पता चलता है कि वो एक बच्चा है, लेकिन कोई आम बच्चा नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनसे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही अपने विचारों को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। रेडियो के थ्रू वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। अभी तक तो डॉक्टर वीवर को लग रहा था कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी राय थोड़ी बदल गई। वो कहती है कि इट्स टाइम वी कट आउट द कैंसर, यानी कि अब समय है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का। ये था इसका इंट्रो। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि 28 साल बाद, और हम देखते हैं मेडिसन नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को, जो कि जॉब से वापस घर आई है और घर में उसका हस्बैंड डेरेक आराम से टीवी देख रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हालात कैसे हैं। वो उससे पूछता है कि वो जल्दी वापस क्यों आ गई, क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। खैर वो घर इसलिए आई है क्योंकि आज उसका बच्चा उसे कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा है, उसे आराम चाहिए। वो टीवी बंद कर देती है तो डेरेक चिल्ला पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 2 सालों में मैडी का 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। डेरेक उस बच्चे पर उंगली मारता है तो उसे पीछे करती है। तब डेरेक उसका सर दीवार में दे मारता है और अगर आप ध्यान से देखो तो दीवार में भी क्रैक आ गया। वो खुद को उस रूम में बंद कर लेती है और हम देखते हैं कि उसके सर से खून निकल रहा है, यानी कि उसका सर पीछे से फट गया। खैर वैसे ही सो जाती है और डेरेक नीचे सो रहा था। तब उसे कुछ आवाजें आती हैं किचन से। मिक्सर अपने आप ही चल रहा था। वो उसे बंद करता है तो फ्रिज खुल जाता है और फ्रिज में रखी है माउंटेन ड्यू, जो कि इसे पी लेनी चाहिए क्योंकि डर अब इसे बहुत ज्यादा लगने वाला है। फ्रिज बंद करते ही टीवी चल गया था और टीवी कोई देख रहा है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वो सोफा बता रहा है कि उस पर कोई बैठा था। डेरेक सोचता है कि शायद उसका वहम है, लेकिन ये कोई वहम नहीं। वो अजीब सी परछाई उस पर अटैक कर देती है। तभी मैडी भी जाग गई थी और शायद उसका कोई सपना हो। आप देख सकते हो कि इसके तकिए पर खून लगा है। खैर वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि नीचे जाकर वो देखते हैं कि डेरेक को किसी ने बहुत ही बुरी मौत मार दिया और उसे मारने वाला अभी भी घर में है। मैडी उससे बचकर भागती है, लेकिन वो काफी तेज और पावरफुल था। उसने मैडी को भी चित कर दिया। पड़ोसी की रिपोर्ट पर कुछ देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और मैडी को उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया। इस केस पर काम कर रहे हैं डिटेक्टिव शॉ और मॉस, और वो सभी डेरेक की हालत देखकर हैरान थे। यहाँ पर आप विनी को भी देख लो, जो कि इस फिल्म की को राइटर है। उधर मैडी के साथ उसकी छोटी बहन सिडनी है, जो कि उसे बताती है कि डेरेक मर गया, और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये जानकर वो और ज्यादा टूट गई थी। अगले दिन शॉ से पूछताछ करने आता है, लेकिन मैडी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। और अगर आप सोच रहे हो कि सिडनी इतनी क्यों चमक रही है, तो आपको बता दूं कि इसकी जॉब का हिस्सा है। वो जॉब से सीधा यहाँ पर आई है अपनी बहन के पास। कोई जवाब ना मिलने पर शॉन वापस चल देता है। उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे प्रूव हो कि कोई उनके घर में घुसा था, और अब वो ये भी जानते हैं कि डेरेक मैडी को मारता था। इसलिए उन्हें लग रहा है कि शायद मैडी ने ही पीछे छुड़ाने के लिए डेरेक को मारा है, जो कि अब आपको भी लग रहा होगा। खैर 2 हफ्तों बाद मैडी वापस अपने घर आती है, और रात को जब वो सोने जा रही थी तो वो देखती है कि बाहर कोई खड़ा था। वो जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद करती है, लेकिन बैक डोर रह गया था। वो उसे बंद करती है, लेकिन वो दोबारा अपने आप ही खुल जाता है। तो वो भागते हुए ऊपर जाकर खुद को अपने रूम में लॉक कर देती है, और ये सीक्वेंस काफी ज्यादा सही है। अगले दिन उसने पूरे घर को सील कर दिया था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। सिडनी खुद विंडो से आई है। उनकी मॉम ने मैडी के लिए कुछ भेजा है, वो उसे देने आई है। मैडी उसे बताते हैं कि वो बच्चा उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो किसी से एक बायोलॉजिकल कनेक्शन चाहती है। अब आप कहोगे फिर सिडनी क्या है? सिडनी खुद भी ये सोच रही थी। तो वो बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरी असली मॉम तो मुझे जन्म देते ही मर गई थी। ये बात सिडनी को भी आज ही पता चली। उसी रात हम एक औरत को देखते हैं जिसे वो किलर किडनैप कर लेता है। वो उसे अपने ठिकाने पर ले गया था, जहाँ उससे रेडियो के थ्रू बात कर रहा था। इससे हम समझ सकते हैं कि ये गैब्रियल है।
वो डॉक्टर वीवर के पास कॉल करके कहता है कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। पहले तो वो नहीं समझ पाती, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है। पेशेंट में नाम की एक फाइल निकालकर वो एक फोटो देख रही थी। उधर मैडी कपड़े धोने जा रही थी, तभी अचानक कुछ होता है। वो देखती है कि कोई उसके घर में भाग रहा है। वो डॉक्टर थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो कह रही थी कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। मैडी कहती है कि ये मेरा घर है, और तभी अचानक वो फ्रीज हो गई थी। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही। तभी वहाँ पर गैब्रियल आता है, जो कि उसके सामने डॉक्टर को उठाकर पटक देता है। तब हम देखते हैं कि डॉक्टर तो सच में अपने घर पर है, और फ्रीज हुई मैडी भी वहीं पर पहुंच गई। वो कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन वो सब कुछ देख पा रही है। एक वार्ड का यूज करके गैब्रियल डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार देता है, और ये वार्ड हमने फिल्म के स्टार्ट में भी देखा था। खैर मैडी भी होश में आ जाती है और वो अपने घर पर ही है। तो क्या सिर्फ इसकी आत्मा वहां पर थी, क्योंकि बॉडी तो यहीं पर फ्रीज हो गई थी। शॉ क्राइम सीन पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि जिस अवार्ड से डॉक्टर को मारा गया उसका सिर्फ बेस वहां पर है, बाकी ट्रॉफी गायब है। उसे वो फोटो भी मिलती है जिसे डॉक्टर देख रही थी, और वो है किसी लड़की की। इधर हम देखते हैं कि गैब्रियल उस ट्रॉफी का एक अच्छा खासा वेपन बना रहा है। मैडी को भी मर्डर के बारे में पता चलता है, तो वो सिडनी को बताती है कि उसने खुद ये मर्डर होते हुए देखा था, लेकिन वो समझा नहीं सकती कि कैसे। उधर शॉ एक एक्सपर्ट को उस लड़की की फोटो देता है ताकि वो उसकी एज को 30 साल बढ़ा दे और वो जान पाए कि आखिर ये लड़की है कौन। इधर हम देखते हैं डॉक्टर फील्ड्स को, जो कि काफी घबराया हुआ है क्योंकि उसकी पुरानी साथी का इतनी बेरहमी से मर्डर हो गया। खैर वो आराम से लेट जाता है और उधर मैडी भी लेटी हुई थी। तभी अचानक वो फ्रीज हो जाती है और पहुंच जाती है डॉक्टर फील्ड के पास, यानी कि यहाँ वो एक और मर्डर को विटनेस करेगी। गैब्रियल वहां पर आता है और डॉक्टर को मार देता है, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि गैब्रियल उल्टा है, यानी कि इसके फेस के हिसाब से इसकी बॉडी उल्टी है। खैर हम उसके फेस की एक झलक भी देख पाते हैं, जो कि फेस लग ही नहीं रहा। मैडी जाग जाती है और उसे पता है कि एक और मर्डर हो चुका है। आप देख सकते हो कि इसके तकिए पर अभी भी खून लगा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं जो एक कवर भी नहीं बदल सकते, लेकिन ये खून ताज़ा है। मैडी जाकर शॉ को बता देती है कि वो ये सब मर्डर्स देख पा रही है और एक और मर्डर हो गया। उसकी बात पर उन्हें यकीन तो नहीं था, फिर भी उसके कहने पर वो वहाँ पहुँचते हैं और थोड़ा चेक करने पर उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिल जाती है। मैडी ने गैब्रियल का एक स्केच भी बनवाया था, जो कि पुलिस वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। खैर वो वॉशरूम में जाती है और तभी उसके पास कॉल आती है गैब्रियल की, जो कि उसे एमिली के नाम से बुला रहा था। वो कहती है कि तुम कौन हो, तब वो कहता है कि तुम जानती हो। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ हूँ और तुमने मान लिया, अब मैं उन सबको मार के ही दम लूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि गैब्रियल नहीं, यानी कि गैब्रियल ने सही बोला, वो उसे जानती है। सिडनी को लेकर वो चल देती है और तभी शॉ देखता है उस लड़की की 30 साल आगे बढ़ी हुई फोटो को, और वो हैरान था क्योंकि वो लड़की है मेडिसन, यानी कि वो डॉक्टर वीवर की पेशेंट थी। लेकिन वो खुद इसके बारे में नहीं जानती, इसलिए जानने के लिए वो पहुंच जाती है अपनी मॉम के पास। वो उसे पूछती है कि क्या मेरा कोई भाई था। मॉम कहती है कि नहीं। तो वो पूछती है कि फिर गैब्रियल कौन है, और ये सुनकर तो मॉम को भी सदमा लग गया था। वो मैडी को उसके 9th बर्थडे की टेप दिखाती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बातें कर रही है, जिसका नाम है गैब्रियल। तब सिडनी अपनी मॉम के पेट में थी और गैब्रियल मैडी से यही कहता था कि बेबी को मार दो, अगर वो पैदा हो गई तो ये तुम्हें नहीं पूछेंगे क्योंकि तुम सौतेली हो। या वो ये समझ पाए कि गैब्रियल को मैडी नहीं बनाया था, इनकी फैमिली में आने से पहले ही वो इसके साथ था और वो कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है। उधर शॉ डॉक्टर वीवर की फाइल्स छान रहा था, तभी उसे कुछ पेन ड्राइव्स मिलती हैं जो कि उसके काफ़ी काम आएंगी। उसे एक वीडियो मिलती है जो कि 1992 की थी। उसमें डॉक्टर बताती है कि आज 7 साल हो गए हैं एमिली को यहाँ पर आए हुए। एमिली यानी कि मेडिसन, एमिली उसका रियल नाम है, मेडिसन नाम उसे दिया था सिडनी की मॉम ने। खैर वो बताते हैं कि एमिली का केस काफ़ी अजीब है, अब उसे चीज़ें भी दिखने लगी हैं और उसका कहना है कि डेविल उससे बात करता है। शॉ को पता चलता है कि डॉक्टर वीवर के साथ डॉक्टर फील्ड्स और डॉक्टर जॉन भी इस केस पर काम कर रहे थे, यानी कि गैब्रियल ही नहीं मार रहा है। 2 को तो उसने मार दिया, अब बारी है तीसरे की। शॉ उसका एड्रेस निकालता है, लेकिन शायद अब देर हो गई क्योंकि मेडिसन फिर से फ्रीज हो गई है और इस बार वो पहुंच गई है डॉक्टर जॉन के पास। इतने में शॉ वहाँ पहुँचता है, डॉक्टर मर चुका था, लेकिन मैडी अभी भी वहीं पर है। वो शॉ को कहती है कि गैब्रियल यहीं पर है, लेकिन ना तो शॉ उसे देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। तभी गैब्रियल उस पर अटैक करता है और यह उनके बीच काफी हाथापाई होती है, जिसमें गैब्रियल बचकर निकल जाता है, और इसे भागते हुए देखकर आप और अच्छे से समझ सकते हो कि इसकी बॉडी उल्टी है। ये चेस काफी लंबा चलता है, लेकिन आखिर में गैब्रियल बचकर निकल गया था। अब तो शॉ ने भी देख लिया कि वो कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है। अगले दिन वो मैडी से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब उसे पता चला है कि उसका पूरा नाम एमिली मे था, तभी उसकी फाइल पर मे लिखा था, और तभी गैब्रियल उसे एमिली के नाम से बुलाता है। वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी यादें निकलवा रहे थे, और उसे याद आता है कि ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा। ये उसके साथ बचपन में भी होता था, जब उसकी बॉडी हो जाती थी फ्रीज और वो पहुंच जाती थी कहीं और। गैब्रियल चाहता था कि मैडी सिडनी को पेट में ही मार दे, और सब यही सोचते थे कि मेडिसन के साथ कोई प्रॉब्लम है। अपने इस दर्द भरे पास को याद करते हुए वो उस दर्द में फंस जाती है, तब वो उसे वापस लाते हैं और वो बताती है कि पहले भी हो चुका है।
गैब्रियल चाहता था कि सिडनी कभी पैदा ना हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैडी की लाइफ में कोई और आ गया तो वो उसे भूल जाएगी। और वो एकदम सही था, क्योंकि सिडनी के पैदा होने के बाद ऐसा ही हुआ। मैडी के लिए गैब्रियल एक भूली बिसरी याद बन गया, लेकिन अब वो वापस आ गया है। ये सुनकर मॉस हैरान थी, क्योंकि मैडी कह रही है कि गैब्रियल ही किलर है। उधर वो किडनैप हुई लेडी भी फ्री हो जाती है और एटिक से वो सीधा गिरती है नीचे, जहाँ पे वो सब जाने की तैयारी कर रहे थे। यानी कि गैब्रियल का ठिकाना मैडी के घर में ही था और उसे पता भी नहीं। लेकिन अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। एटिक में गैब्रियल के कपड़े भी थे और उसका वेपन भी। पुलिस को लग रहा है कि ये मैडी का ही काम है, लेकिन अभी वो यही कह रही है कि ये गैब्रियल ने किया। अभी तक तो वो ये भी नहीं जानते कि वो औरत कौन है जिसे किडनैप किया हुआ था। वो पूछताछ कर रहे थे, तभी वहाँ की सारी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं और शॉ के पास फोन आता है गैब्रियल का। वो उससे बात करना चाहता है। रॉस के होश उड़ गए थे, क्योंकि मैडी उसके सामने बैठी है और गैब्रियल उनसे बात कर रहा है। वो कहता है कि हेलो डिटेक्टिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिक्सो कहता है। शॉ पूछता है कि तुम हो कौन। तब वो कहता है कि मैडी से पूछो वो मुझे क्या कहकर बुलाती थी, और वो कहती है कि द डेविल। वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं, जहाँ बाकियों के सामने वो एकदम वीक थी। उधर सिडनी पहुंच चुकी थी सिमियन हॉस्पिटल में, जो कि अब खाली पड़ा है, लेकिन डाटा सारा वहीं पर है। उसे मैडी की फाइल मिल जाती है और साथ में कुछ टेप्स भी, जिन्हें लेकर वो घर पहुंच जाती है। यहाँ आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। एक टेप में मैडी यानी कि एमिली की मॉम सेरेना मे का इंटरव्यू था। 15 साल की एज में उसका रेप हुआ था, जिसका नतीजा है एमिली, जिसे हॉस्पिटल में ही दे गई थी अपनी मॉम के कहने पर। उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन वो क्या करती, उसका कोई जोर नहीं था। तो यानी कि मैडी की मॉम उसे जन्म देते हुए नहीं मरी थी, ये एक झूठ था। उसकी मॉम अभी तक जिंदा है और वो वही औरत है जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया था। फिलहाल वो कोमा में है, लेकिन पुलिस को भी पता चल गया कि वो मैडी की असली मॉम है। खैर असली चीज़ है सेकंड टेप में, उसमें एमिली का इंटरव्यू है। वो कह रही है कि गैब्रियल मुझे उल्टी सीधी चीज़ें करने को कहता है, जैसे कि मर्डर। कभी कभी वो ये बातें बोलता है, कभी उसके शब्द मेरे दिमाग में होते हैं और कभी तो सिर्फ फीलिंग होती है, और हो भी क्यों ना। गैब्रियल उसकी बॉडी से चिपका हुआ जो है। यह है सदी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। गैब्रियल ना तो कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, ना ही वो डेविल है। वो एमिली का जुड़वा भाई है जो उसकी बॉडी में ही रहता है। वो काफ़ी एक्सट्रीम टेराटोमा है, यानी कि एक ट्यूमर जो बना है कई सारे टिश्यूज को मिलाकर, जैसे कि बाल, मसल्स, दांत और हड्डियाँ। आसान भाषा में आप कह सकते हो कि वो एक पैरासाइट है जो कि फीड करता है एमिली की बॉडी पर। वो ऐसा बच्चा है जो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, जितना भी डेवलप हुआ एमिली से चिपका है और उसी की बदौलत जिंदा है। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये दोनों एक ही दिमाग शेयर करते हैं। थोड़ी छेड़छाड़ करके गैब्रियल जो चाहे वो एमिली को दिखा सकता है, यानी कि वो उसे ऐसी स्टेट में भेज सकता है जिसमें उसे तो लगेगा कि वो अपनी लाइफ जी रही है, जबकि असल में गैब्रियल उसकी बॉडी पर हावी होगा, जैसा कि उसके साथ हो रहा था हर मर्डर से पहले। वो एक जगह पर फ्रीज हो जाती और अपने आप कहीं और पहुंच जाती जहाँ गैब्रियल किसी को मार देता। आसान भाषा में वैसे तो मैडी अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है, क्योंकि गैब्रियल पीछे हटा रहता है, लेकिन जब वो चाहता है तब मैडी को पीछे करके टेक ओवर कर लेता है। यानी कि मैडी रहती तो उसी बॉडी में है, लेकिन वो दिमाग के एक छोटे से हिस्से तक सीमित रहती है और हावी रहता है गैब्रियल। इसलिए वो जो भी करता है वो मैडी को दिखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं होता। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हालात तब मैडी के होते हैं वही हालात गैब्रियल के रहते होंगे पूरे दिन। वो पूरा दिन ऐसे ही फ्रीज होकर मैडी को देखता होगा जो भी वो करती है। जब वो हावी होता है तो वो अपने हिसाब से बॉडी को यूज करता है, इसलिए उसकी बॉडी उल्टी लगती है, क्योंकि फेस उसका पीछे है। लेकिन सवाल ये है कि वो मैडी की बॉडी को यूज क्यों करता है, क्योंकि उसकी कोई बॉडी बची नहीं। जब वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था तब डॉक्टर वीवर ने काट कर उस एमिली की बॉडी से अलग कर दिया था। जितना काट पाया उतना काटा और जो रह गया उसे एमिली की खोपड़ी में घुसाकर बंद कर दिया, यानी कि आधे गैब्रियल को। अब उसके पास कोई बॉडी नहीं बची थी, इसलिए वो दिमागी तौर पर एमिली को परेशान करता और उससे उल्टे सीधे काम करवाता था। लेकिन जब सिडनी का जन्म हुआ तो एमिली ने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और वो भी कहीं खो गया। कह सकते हैं कि वो एक गहरी नींद सो गया या फिर शट डाउन हो गया। लेकिन जब डेरिक ने मैडी का सर दीवार में मारा तब उसका सर फटा और वो फिर से जाग गया। और जब से वो जागा है तब से इस बॉडी का पूरा फायदा उठा रहा है, उन सबको मारकर जिन्होंने उसे काटा था। यहाँ काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह वो खोपड़ी से बाहर निकलकर बॉडी पर कब्जा करता है। पहले तो वो खोपड़ी में कैद था, इसलिए ऐसा नहीं कर पाता था। खैर अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। समझाना काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। और ये तो मानना पड़ेगा कि इस ट्विस्ट की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इसने पूरी मूवी का लेवल ही बदल दिया। खैर उधर गैब्रियल टेक ओवर कर चुका है और वो एक एक करके सभी कैदियों को मार रहा है। और अचानक इस मूवी ने जो गियर शिफ्ट किया है वो मैं नहीं बता सकता। अच्छी खासी मूवीज में भी इतना गोर और इतने ब्रूटल किल्स नहीं होते जितने इसमें दिखाए जा रहे हैं। अभी कुछ भी होल्ड बैक नहीं कर रहे। उस सेल की हालत देखकर आप बता सकते हो। खैर एक ऑफिसर को मारकर वो फ्री हो जाता है और द सिडनी शॉ को बता देती है कि गैब्रियल मैडी के अंदर है, और शॉ से बताता है कि मैडी की असली मॉम हॉस्पिटल में है। इधर गैब्रियल ने अपने कपड़े और हथियार भी फिर से ले लिए थे और वो तैयार है पुलिस स्टेशन को मॉर्ग में बदलने के लिए। ऑनेस्टली इतनी किल्स तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और अब तो ये काफी अच्छे तरीके से गैब्रियल को दिखा रहे हैं बॉडी यूज करते हुए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मूवी मिस मत करना। गैब्रियल मैसेकर कर रहा है और मैडी एक जगह पर फ्रीज है। मॉस और शॉ को भी ढेर करके वो वहाँ से भाग जाता है और वो जानते हैं कि वो हॉस्पिटल जा रहा है अपनी मॉम को मारने के लिए। सिडनी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और उसके पीछे गैब्रियल भी।
सिडनी को मारने का सपना उसका आज पूरा होगा। यहाँ उसकी मॉम भी उससे माफ़ी मांगती है उसे अपना बेटा ना मानने के लिए। तभी शॉ वहाँ पहुँचकर उसे शूट कर देता है, लेकिन वो गोली लगी थी मैडी की बॉडी में। शॉ को काबू करके वो सिडनी को मारने जा रहा था और मैडी ये नहीं देख सकती। यहाँ वो पहली बार ट्राई करती है और उसने अपना हाथ हिला लिया, यानी कि वो गैब्रियल को पीछे धकेल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि वो सिडनी को बचा लेगी, लेकिन वो उसे मार देता है। अब बात थी उनकी मॉम की, इसे तो वो बचा ही लेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अब ये मूवी आपको काफ़ी डार्क होती दिख रही है, और वो इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है। इस बार दिमाग को कंट्रोल कर रही है मैडी और फंसा हुआ है गैब्रियल, क्योंकि मैडी ने भी उसे कंट्रोल करना सीख लिया। वो गैब्रियल को वो दिखा रही थी जो वो देखना चाहता था, लेकिन असल में बॉडी फ्रीज्ड है। ना तो सिडनी मरी और ना ही उनकी मॉम। अब वो दोनों दिमाग में आमने सामने हैं, और यह मैडी उसे दिखाती है कि दिमाग भी उसका है और बॉडी भी। गैब्रियल वैसे रहेगा जैसे वो चाहेगी। वो उसे एक अंधेरे कोने में बंद कर देती है जहाँ वो सालों साल सड़ता रहेगा, लेकिन वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा। तो वो कहती है कि मैं तैयार रहूंगी। या बिना किसी हेल्प के उसने खुद ही गैब्रियल को काबू कर लिया। अब जाकर उसे समझ आया कि बायोलॉजिकल कनेक्शन जरूरी नहीं, ब्लड कनेक्शन के बिना भी पक्के रिश्ते बन सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके सामने है। यह सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आखिर में हम स्टैटिक नॉइज सुनते हैं जो कि इशारा है कि शायद गैब्रियल अभी फ्री है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को जितनी बार परफेक्ट बोलूं उतनी बार कम है। इस साल की अब तक की ये सबसे बेस्ट हॉरर फिल्म है। हालांकि इसे एग्जैक्ट हॉरर नहीं कह सकते क्योंकि ये थ्रिलर ज्यादा थी और आखिर में तो स्लैशर भी बन गई, लेकिन सब जॉनर्स को मिलाकर ये अब तक की बेस्ट फिल्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम ये सोच रहे थे कि ये कोई नॉर्मल सी मूवी है जिसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक रिवील ने हमारी बंद होती जा रही आंखें खोल दी, और उसके बाद तो ये मूवी सेम नहीं रही। मॉडर्न हॉरर में जेम्स वॉन ने एक और मास्टर क्लास रख दी है। अब हर कोई ट्राई करेगा इसे हिलाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मूवी 80s और 90s वाली फील देती है क्योंकि ये वहीं से इंस्पायर्ड है, स्पेशली डारियो अर्जेंटो से। और जितना भी गोर था वो तो ब्रेन डेड और इविल डेड से इंस्पायर्ड लगता है। मूवी का जो पोस्टर है वो भी 1989 की इंटेरोगेशन से इंस्पायर्ड है। और एक और फन फैक्ट बता दूं कि जब गैब्रियल भागता है तो उस सीन में CGI यूज नहीं किया गया। वो मरीना मैज़ेपा हैं जो इस काम में माहिर हैं। अब इस मूवी को लेकर दो साइड्स बनने वाली हैं। एक साइड उन फैंस की होगी जो कि कॉन्जरिंग देखकर बने हैं, उन्हें तो ये पसंद नहीं आने वाली क्योंकि उस जोन में है ही नहीं। लेकिन जो फैंस बने हैं 100 से यानी कि डे 1 से, उनके लिए तो ये मूवी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेम्स वॉन एक ही तरह की मूवीज पर चिपके नहीं रहते। उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो एक ही जगह रुक जाएंगे तो ये टैलेंट की वेस्टेज होगी, और ये कोई नहीं चाहता। अभी आपके मन में एक सवाल रह गया होगा कि मैडी के मिसकैरेज क्यों हो रहे थे, क्योंकि गैब्रियल उसके बच्चों पर फीड कर रहा था, यानी कि उन्हें खा रहा था या फिर मार रहा था, जो भी आप कहना चाहो। गैब्रियल सैटन तो नहीं था, लेकिन वो उसका अंश था, तब इसके पास कुछ पावर थी। ये एक मिला जुला सा कॉन्सेप्ट है जो सबको समझ नहीं आएगा। कईयों को ये मूवी काफी वियर्ड लगेगी। और एक छोटी सी बात तो ये है कि कोई भी कुछ नया देखना नहीं चाहता, भले ही कोई कितना दिखाना चाहे। ज्यादातर लोग किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। वो सेम वही चीज देखना चाहते हैं जैसे कि कॉन्जरिंग या फिर इट। जो चीज चल रही है वही चलाते रहो। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक जगह नहीं रुकते, और जितने भी बड़े डायरेक्टर्स आए हैं वो ऐसे ही हैं। अगर वो एक जगह रुक जाते तो इतने सारे सब जॉनर्स ना बनते हॉरर के। ना स्लैशर आता, ना ही गोर, ना ही बॉडी हॉरर, और ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि तभी आई जब एक्सपेरिमेंट हुए। तो हमें इनका वेलकम करना चाहिए। अगर कोई मूवी बुरी है तो उसे बुरा कहेंगे, लेकिन अगर कोई मूवी अलग है तो उसे बुरा नहीं कहेंगे। बुरा कहने के लिए मूवी को बुरा होना चाहिए। तो ये मूवी अलग है। हालांकि आधे लोग इसको बुरा कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा लोग इससे परिचित नहीं हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये कल्ट क्लासिक बनेगी, चाहे आज ही लिखवा लो। खैर, मूवी की स्टोरी आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा उसे दूर करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक ज़रूर करना, वो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, अगर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर हावी हो सके। वैसे तो वो होगी नहीं। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। वो मैं पिछले 2 सालों से बता रहा था इस मूवी के बारे में, तो आगे आने वाली मूवीज़ के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, आपको पहले से पता चल जाएगा। और जैसे जैसे हम इस साल में आगे बढ़ रहे हैं, हमें वो सारी मूवीज़ देखने को मिल रही हैं जिनका हम वेट कर रहे थे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हमें डिसअपॉइंट कर रही हैं, जैसे कि स्पाइरल, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो कि अब भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारी उम्मीदें वो नहीं तोड़ रही। तो अगर आप कुछ हॉरर डिस्कशन करना चाहते हो और अपने जैसे और लोगों के साथ मिलना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं और वहाँ पर टॉक शो भी होंगे, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको आपके जैसे और लोग मिल जाएंगे जो कि इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। और साथ ही नीचे 2 और चैनल्स के लिंक हैं, सिटीजन जी एक्स्ट्रा और सिटीजन जी गेमिंग। आप चाहो तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एक्स्ट्रा पर मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन करूंगा लाइव आकर, और गेमिंग पर गेमिंग करूंगा जब कभी टाइम मिलेगा। अभी तो मिल नहीं रहा, अभी तो काफ़ी हेक्टिक टाइम चल रहा है। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।